हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पेपर आज अच्छा हुआ होगा। भाई, मुझे तो सुबह-सुबह ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ा-सा ये भी हुआ, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं जा पाए, फ़ोन आए, लेट हो गए और कोहरे की वजह से बहुत दुःख होता है जब आपके स्टूडेंट्स इतनी तैयारी करें, इतनी मेहनत करें और उसके बाद पेपर ना दे पाएँ। खैर, अब मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे स्टूडेंट्स नहीं कर मतलब इस तरीके से चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो दुःख तो होता ही है। मैंने सुना बहुत सारे लोगों का पेपर इस वज़ह से छूट भी गया कि वो समय पर नहीं पहुँच पाए। ख़ैर आज मुझे जो आप लोगों को बताना है, अभी मेरे से पहले बहुत लोग आके आपको आंसर की बता चुके हैं। तो आंसर की बताने के साथ ही मैं आपको और भी चीज़ें आज बताने के लिए आई हूँ। आप लोगों ने औरों से आंसर की मिलवाई। देखिए, मैं जीएस की आंसर की तो मिलवा नहीं दी। क्योंकि जिस चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, क्या फ़ायदा चैट जीपीटी से उसकी फ़ोटो खींचो और उसपे आंसर जो है वो बता दो आपको यहाँ पर आके, चाहे उसका सिर पता ना पैर पता। तो वह यहाँ पर मैं जो मुझे चीज़ें पता है, जो मुझे मालूम है चीज़ें, उसी के बारे में मैं बताऊँगी। उसके बाद क्या सेफ स्कोर रह सकता है, 15 गुना के बुलावा का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताते हुए आज जो है सबसे पहले पहले आंसर की मिला लेते हैं। उसके बाद मैं आपको 15 गुना का बुलावा का मतलब जो है वो चीज़ें समझाते हुए बताऊँगी। तो ये मेरी एक स्टूडेंट मेरे घर आई थी और उसने ये पेपर दिया है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको पहले थोड़ा-सा पेपर जो है ये फ़ोटो तो मैंने ही खींची है मगर अच्छी-सी साफ-सुथरी सी आ नहीं रही है ये फ़ोटो। तो ये पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ में आप लोगों ने भी पैराग्राफ जो है करा होगा। तो पैराग्राफ जो है वो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर जो पैराग्राफ जो भी आपका है, देखिए पहला पैराग्राफ का है व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये है इट हैज अ स्टैगर्ड इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी। इसका आंसर ए ही है। इसमें 31 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ए है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 32 है और यानी कि जो पूछा गया था इसमें सिनोनिम कॉम्पोजिशन का कौन सा नहीं है, तो वो सी है कॉनंड्रम, CONUNDRUM। कॉनंड्रम इसका आंसर नहीं है। कॉनंड्रम जो है पहेली को उसको बोलते हैं। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉक्शन, कॉन्सोनेंस, ये सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मिलाना भी होता है, किसी चीज को कंपोज करना भी होता है। तो कॉनंड्रम जो है इसका नहीं है। और आप इसमें जो है मतलब कॉम्पोजिशन का इसमें से कौन-सा वो नहीं है। और वैसे बेसिकली इसमें 1 मिनट और भी वो देखते हैं अगर अ, मैं जो इसका ये देखना चाह रही थी कि पज़ल्स और प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं तो कॉन्कॉर्ड और कॉन्कॉक्शन के उसमें ले सकते हैं। और जो है मैं इसमें ये देखना चाह रही थी क्योंकि इसमें ना 2 एक क्वेश्चन मुझे गलत भी लग रहे हैं। वो हैं भी, मुझे जो है वो नहीं सही लग रहे हैं तो मैं इसको जो है देखना चाह रही थी। हाँ, तो देखिए ये कॉनकॉर्ड, कॉन्कॉक्शन और कॉन्सोनेंस इसके सिनोनिम हो सकते हैं, अरेंजमेंट के सेंस में हो सकते हैं, हार्मोनियस। लेकिन कॉनंड्रम पहेली के रूप में इसका नहीं हो सकता, तो सी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विद इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें। विद इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच अमंग द फॉलोइंग डजंट चेंज। तो कौन सी जो है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो इसमें देखिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स है और कंपोजिशन ऑफ कंजम्पशन है, स्केल ऑफ कंजम्पशन है। तो विच जो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती है, तो वो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट अदर रीजंस एज वेल। तो जो चीज़ चेंज नहीं होती है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होता ही होता है। तो इसका आंसर ए होगा, 33 का ए। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ये कहा गया है बी है इसका, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डजंट हार्म द एनवायरमेंट। ऐसा नहीं है, शायद जब स्टैंडर्ड उठेगा तो वो एनवायरमेंट को हार्म करेगा ही करेगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सा है। एन एम्फेसिस इज लेड अपॉन जनरेशन ऑफ एनर्जी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज लिंक्ड विद द एनवायरनमेंट, पीपल आर ईगर टू सेक्रीफाइस द एसेंशियल नीड्स। ये ऐसा इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर सी है।
अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 36 था इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ फिक्शन इज फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज। तो जोसेफ एंड्रयूज का जो ये वर्क है ये क्या है, दैट इज बी बर्लेस्क। अब इसमें ये लैम्पून नहीं है, ये बर्लेस्क है। जैसे अब बर्लेस्क क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्लेस्क। बर्लेस्क जो होता है, अगर किसी ने इसका लैम्पून का भी मजाक उड़ाना होता है, लेकिन बर्लेस्क का देखिए, बर्लेस्क का मतलब होता है टाइप ऑफ परफॉर्मेंस पीस ऑफ राइटिंग विच इज शो समथिंग इन अ ह्यूमरस वे। तो ये आपको पता होगा, जोसेफ एंड्रयूज जो है वो एक तरीके से पूरा टाइटल भी इसका जो है वो, अभी इसमें मैं एक और जवाब दूंगी जो बहुत कॉमन लगता है कि ये हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। इसका आंसर बर्लेस्क है। ये बेसिकली एक तरीके से मजाक बनाने के लिए लिखा गया था, और एक ये ह्यूमरस पीस ऑफ राइटिंग है। द आंसर इज बी। उसके बाद ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ये बहुत ही गंदे फोटो मैंने खींचे हैं। Whom is John Keats addressing in the following lines? तो ये ग्रेशियन अर्न है। सिल्वन हिस्टोरियन जो कहा गया है, सिल्वन हिस्टोरियन ग्रेशियन अर्न को कहा गया। द आंसर इज ए। मैकबेथ डॉथ मर्डर स्लीप, ये लाइन जो है मकबेथ में से ली गई है कि मकबेथ ने खून कर दिया स्लीप का। तो ये लाइन किसकी है, ये ए मकबेथ है। इसका आंसर है ए मकबेथ। उसके बाद 39 था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, इफ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिटवीन फ्रेंड्स दे वुड फॉल आउट। तो ये देखिए दोनों ही इसमें से ए बी सी डी है। इसमें ये है कि अगर मित्रों के बीच में गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी, और अगर मित्रों के बीच गलत तो उनमें अनबन हो जाएगी। यदि मित्रों, ये मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिटवीन फ्रेंड्स दे वुड, अगर एक्चुअली क्या है कि ये जो है, इफ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिटवीन फ्रेंड्स दे वुड फॉल आउट। तो ये है कि एक ऐसी जो है, ये पास्ट सब्जेक्टिव है। तो मित्रों के बीच में, यदि मित्रों के बीच में गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी। ये सही, इसका डी ही बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक पास्ट सब्जेक्टिव का सेंस जो है वो दिया गया है। तो 39 का डी। इसमें बहुत ही कम ग्रामर के क्वेश्चन आए थे। 40 है, ही डन दिस वर्क बाय टुमारो, ये टुमारो दिया गया है, और यहाँ पर ही के साथ आप अगर शैल हैव सोचे तो एक प्रॉमिस के सेंस में बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा सी, शैल हैव। ह्यूमनिज्म वॉज अ सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ, ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद जो था वो रेनेसांस का था। तो 41 का आंसर है आपका बी, दैट इज रेनेसांस। What type of narrative technique is used in मिसेस डेलोवे? मिसेस डेलोवे में जो टेक्निक यूज की गई है वो यूज करी गई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करी गई है। मिसेस डेलोवे में ये पढ़ाते हुए मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को बताया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। और मतलब इसमें बेसिकली इनमें ना एक एक के दो दो चीजें भी दे रखी हैं। तो ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और एक और इसमें मैं आपको एक इसमें बताती हूँ, इसमें एक और भी वो था। वैसे तो ये देखिए इसमें ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ इसमें बेसिकली जो है अनफिल्टर्ड थॉट जो बताए गए हैं, और फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। एक्चुअली एक इनका एक और भी होता है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। तो ये फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया, अब यहाँ पर इस समय बताने का तो कोई मतलब इसका है नहीं। वैसे फिर भी जो है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स जो होता है, वर्जीनिया वुल्फ की मॉडर्निस्ट टेक्निक होती है, जिसमें थर्ड पर्सन नरेशन को ब्लेंडिंग थर्ड पर्सन नरेशन विद कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग। तो एक्चुअली क्या है ना, इस तरीके की चीजों में ना ये इसमें दो, एक क्वेश्चन क्या है उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, इसमें फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स भी है, जिसमें थर्ड जो है थर्ड पर्सन नरेशन विद कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग। थर्ड पर्सन नरेशन विद कैरेक्टर्स थॉट, ये भी है, और थर्ड पर्सन भी। अब बताओ इसमें से कौन सा माना जाएगा? इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चलो ओवर पावरिंग मान लेते हैं, लेकिन भैया जो इनका बेसिकली ये इस तरीके के क्वेश्चन फंसा देते हैं। अभी ये क्या माने जाएंगे, क्योंकि इसमें थर्ड इनका एक फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स इनकी मॉडर्निस्ट टेक्निक है वर्जीनिया वुल्फ की,
और इसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन नरेशन को, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो थर्ड पर्सन बात कर रहा है, कैरेक्टर के थॉट्स एंड फीलिंग्स के साथ मिला देते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ साथ थर्ड पर्सन नरेशन वाला भी मतलब फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स भी है। और ये फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का ये है, लेटिंग द रीडर एक्सपीरियंस देयर इनर वर्ल्ड डायरेक्टली विदाउट कोटेशन मार्क, क्रिएटिंग एम्बिगिटी, आयरनी एंड ए फ्लूइड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस अक्रॉस मल्टीपल कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या है कि नैरेटर की जो थर्ड पर्सन वॉइस है वो कैरेक्टर के इंटरनल थॉट्स के साथ मिल जाती है। तो भैया इसमें थर्ड पर्सन भी है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है। अब बताओ इसे किसे सही मानेंगे, बोथ आर करेक्ट। थर्ड पर्सन भी है और क्योंकि वही है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स है, इसमें दोनों है इसमें। अब बताओ कौन सा मानना चाहिए। अब आपको जो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, अब देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, थर्ड पर्सन भी है, गलत कोई भी नहीं है। कौन सा माना जाएगा ये अब दोनों पे। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपत्ति उठाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद 43 आप देखिए, हाउ मेनी डेज हैड सेंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश, ये आपको पता है ये 84 डेज है, दैट इज बी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज गॉडेस इन राउस कंठपुरा, ये है दैट इज बी, केंचम्मा। नियो क्लासिकल एज 45 क्वेश्चन है, नियो क्लासिकल एज वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, दैट इज प्रोज एंड रीजन, दैट इज ए। टीएस इलियट की पोएम वेस्टलैंड को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आप ये सभी को पता है क्या है, सबसे पहले बरियल ऑफ द डेड है, फिर उसके बाद गेम ऑफ चेस है। थर्ड और फोर्थ वाला देखिए, थर्ड फोर्थ वाला, और उसके बाद तो इसका डी है थर्ड फोर्थ, और उसके बाद इसमें फिफ्थ है द फायर सरमन, फिर है डेथ बाय वाटर, और लास्ट है व्हाट द थंडर सेड, तो ये दैट इज फोर्थ, डी। हु यूज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इन हिज वर्क, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बार बार आ रहा है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन का वर्क है, दैट इज 47 का सी। 48 एक्सप्रेशनिज्म, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर भी कई बार बताया है और अब आप लोगों को भी अपने क्लास में तो बताया ही बताया। और ये जो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स है ये मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए लगाने वाले ने उसने थर्ड पर्सन भी लगाया और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मिक्स भी करा जाता है। तो भैया दोनों ही हैं उसमें, ठीक। तो एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, ये मैंने 50 बार यूट्यूब पे भी पढ़ाते बताया। देखो भाई अब एक बात है, अब आप यहाँ पर आके, वो तो हर कोई है, मेरे से पहले आंसर की बताने वाले आके चले गए, सब कुछ है, मैंने भी बहुत कुछ कराया है, लेकिन मुझे जो और चीजें बतानी है वो है कि क्या क्या और चीजें आप लोगों को अब क्या आगे क्या करना है, ये दैट इज जर्मनी। ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो है वो किस में लिखी गई है, क्वार्टरेंस में लिखी गई है, दैट इज रिटर्न इन क्वार्टरेंस। थॉमस ग्रेज एलिजी रिटर्न 49 का सी। आर्म्स एंड द मैन किस प्रकार की कॉमेडी है, देखो भाई आर्म्स एंड द मैन जो है वो एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, इसे सैटायरिक कॉमेडी भी कहा जाता है, ना ये कॉमेडी ऑफ मैनर है ना रोमांटिक कॉमेडी, दैट्स एंटी, क्योंकि शॉ का एक ही शॉ वाज एन आइकॉनिक्लास्ट, तो ये आएगा एंटी रोमांटिक कॉमेडी आएगा, दैट इज एंटी रोमांटिक कॉमेडी। Which of the following pairs of literary works and the year of publication is correctly matched? तो ये इसमें जो है मिसेस डेलोवे है, दैट इज 1925। तो मिसेस डेलोवे का जो समय दे रखा है वो 1925 दिया हुआ है, और ये इसका सही जो है वो दिया गया है। बाकी मैं आपको एक सही में ये भी बता रही हूँ कि मैंने इसको सारे को चेक नहीं करा है, लेकिन ये मिसेस डेलोवे सामने दिख रहा है 1925, द आंसर इज सी। द सेटिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मकबेथ इज, मकबेथ का जो है स्कॉटलैंड, दिस इज स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है, दैट इज 52 का आंसर है बी। अब ये क्वेश्चन भाई देखो, ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, ये क्वेश्चन आया, मुझे नहीं पता आप क्या लगा के आए हो। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन शुड कंटेन, क्या होते हैं लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन? लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन उन्हें कहते हैं कि जैसे किसी को बर्थडे का, जब आपको कोई कुछ देता है तो उसके बदले में आप थैंक यू कहते हैं, कोई इसको किसी चीज को एक नोट देते हैं, बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही सेमी फॉर्मल से जो है वो लेटर्स होते हैं, उसमें आप अपना कोई अपना अपनी आयु नहीं बताते हो, अपने एक्सपीरियंस नहीं बताते, कुछ नहीं इसमें होता। तो बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? सबसे पहले लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि भाई लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन है अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टेटिंग वेदर द राइटर इज आंसरिंग एन एडवर्टीजमेंट और इज अप्लाइंग ऑन हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई एप्रिसिएशन का मतलब होता है लाइक ग्रीटिंग कार्ड, और अगर किसी ने आपको कोई चीज दी है तो आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही तो होते हैं। वो एक सेमी फॉर्मल, मतलब वो आप ही कहिए फॉर्मल होते ही नहीं है। बेसिकली वो जो ऐसे वो जो लेटर्स होते हैं वो एक बहुत ही कैजुअल से जो है वो, कैजुअल भी मैं क्या कहूँ, ना कैजुअल होते हैं ना फॉर्मल होते हैं, इस तरीके से आप उसमें किसी को ना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना कुछ मंगा रहे हैं, ना कोई छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वो लेटर है। तो उसमें आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टेटिंग वेदर द राइटर इज आंसरिंग एन एडवर्टीजमेंट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अनप्रीमेडिटेटेड एंड स्पॉन्टेनियस कंपैरिजंस, ये होगा ही नहीं। अ स्टेटमेंट ऑफ हिज एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्या आप कोई जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं? नहीं।
कंक्लूजन गिविंग रेफरेंसेस टेस्टिमोनियल्स। आप ये, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं। ये जॉब एप्लीकेशन पूछ रहे हैं या ये एप्रिसिएशन का पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन एफ है, यहां पर नहीं, एफ भी नहीं होगा, ये होगा नन ऑफ द अबव। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन में इनमें से चारों में से कुछ नहीं आता, सो द आंसर मस्ट बी डी, नन ऑफ द अबव। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन में अगर इन्होंने क्वेश्चन गलत पूछा है तो भैया ये उनकी वो है, लेकिन अगर ये जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो ये वेग क्वेश्चन है, क्योंकि लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है कि व्हेन यू से थैंक यू टू समवन फॉर सेंडिंग यू समथिंग, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये किसने कहा है बेटर टू रेन इन? हालांकि ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की वही है, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, और किसने कहा है? दैट इज सैटर्न ने कहा है। 54 का आंसर है सी, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। और उसके बाद है चिनुआ एशबेस हैज रिटन मेनी नॉवेल्स, व्हिच नंबर इज थिंग्स फॉल अपार्ट। ये उनका पहला नॉवल है, दैट इज सी, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और भाई जो मेरा इंतजार कर रहे थे वो जो है वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे तो मेरे से एक आंसर की मिलाएंगे। अब अगर किसी ने आपको और किसी ने भी ये बताया हो ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन वाला तो बात अलग है, मगर ये लेटर मतलब क्वेश्चन ही वेग है, पूछा लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है और चारों में से कोई भी एक चीज नहीं दी है, तीन जो दिए हैं। तो फर्स्ट सेकंड नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी उसमें स्टेटमेंट सारे ही गलत है उसमें। चलिए आगे मैं बताती हूँ। और ये जो है अब मुझे इसका जो बताना था थिंग्स फॉल अपार्ट वाला, ये तो वैसे मैंने बता दिया है। दैट इज द फर्स्ट डेब्यू नॉवल है उनका, फर्स्ट नॉवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सी है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ? वेव्स, बॉयज आउट, मिसेस डेलावे, तीनों उनके। टू वर्जिन्स उनका नहीं है, कमला मार्कंडे का है। 56 का आंसर है बी। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसे वाज पब्लिश्ड इन, यहाँ पर ये 1595 दिया हुआ, ये गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है दैट इज 1597। इसका सही जवाब है 1597, दैट इज 1597। A mock epic is a long poem that A deals with a trivial subject, मतलब क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का ही पेपर है। अब देखिए अभी आपको किस तरीके का वो रहेगा, क्योंकि इतना कुछ था पूछने को फिर भी उन्होंने इसमें से जो है ये डेट वाले और ये वाले पूछ लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास क्वेश्चंस की कमी पड़ गई थी। A mock epic is a long poem that deals with, तो इसका आंसर है आपका A, deals with a trivial subject। उसके बाद ये है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, तो ये है कि व्हेन स्वामी जी वाज 14 इयर्स ऑफ एज एन ऑर्डिनरी इवेंट अफेक्टेड हिज लाइफ वेरी मच, तो इसका आंसर बी है। जब स्वामी जी 14 वर्ष के थे तब एक साधारण घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि सही हिंदी यही है, तो दैट इज बी। द सोनेट फॉर्म ऑफ पोएट्री ओरिजिनेटेड इट, सोनेट ओरिजिनेट हुआ था इटली में गियाकोमो दो लेंटिनी के द्वारा। द आंसर इज बी, 60 का आंसर बी है, सोनेट इटली में हुआ था। The title of Chinua Achebe Things Fall Apart is derived from जो है Things Fall Apart लिया गया है जो है that is the second coming, the second coming, the answer is D। रेनेसांस क्या था? रेनेसांस जो है वो था 62 का आंसर है सी, that is revival of learning, the answer is C, revival of learning। Victorian age was an age of, Victorian age थी prudence and earnestness की, the answer is C। Oh lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed। ये लाइन आती है आपकी Ode to the West Wind में, शैले की पोएम। 64 का आंसर है डी, Ode to the West Wind। Choose the one which best expresses the meaning of the given idiom, to spill the beans, यानी कि to reveal the secret, कि इंफॉर्मेशन जो है पहले से ही जो है बात जो है वो निकाल देना। और उसको ये ईडियम है, और इस आप देख सकते होंगे, आपने खुद भी महसूस करा होगा कि ग्रामर तो नाम मात्र की ही है, नाम मात्र की ग्रामर जो है वही है। रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, द आंसर इज ए। उसके बाद है आपका ऑल फॉर लव इज अ प्ले रिटन इन, ऑल फॉर लव जो प्ले लिखा गया था वो रेस्टोरेशन पीरियड में लिखा गया था, दैट वाज रिटन इन रेस्टोरेशन पीरियड। हीरोइक प्ले है, रेस्टोरेशन पीरियड में लिखा गया था। 66 का आंसर है बी। कंटपुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, तो ये है हिमवती। कंठपुरा जो है कंठपुरा जो जो इसमें नॉवल में बताया गया है, और वो कौन से में, कौन सी जो
उसमें रिवर दिखाई है, दैट इज हिमवती। अभी मैं आपको इसमें और बताऊंगी कि और इसमें जैसे एक वो क्वेश्चन बड़ा वेग सा क्वेश्चन था, ये है हिमवती, दैट इज बी। विच प्ले इज फेमस फॉर द मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स? मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स, द टेम्पेस्ट, जस्टिस, स्ट्राइफ, द डचेस ऑफ माल्फी। अब ये देखिए, ये हो गया टेम्पेस्ट, मेलोड्रामेटिक है, ये मेलोड्रामेटिक पूछा गया है, ये आपसे रोमांस या ट्रेजी कॉमेडी नहीं पूछा गया। तो मेलोड्रामेटिक जस्टिस जो है वो ट्रैजिक प्ले है, स्ट्राइफ भी एक ट्रैजिक प्ले है, वैसे तो डचेस ऑफ माल्फी भी है, मगर ये एक मेलोड्रामेटिक एलिमेंट है। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर जो है बताया जाता है। तो 68 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू, ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है? ट्वेल्थ नाइट, मेलवोलियो की लाइन है। 69 का आंसर है ए। 70, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द पोएम टिंटन एबे? इसका आंसर है वाई, वाई नदी के बारे में कहा गया है। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन अडेप्टेशन ऑफ, इतने साधारण क्वेश्चन है जो पूछे हैं, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है। 71 का आंसर है सी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। हु इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव? ऑल फॉर लव का जो इसमें दिखाया, एंटनी के प्रोटैगनिस्ट दिखाया है, एंटनी के लास्ट आवर्स के बारे में बताया गया, दैट इज बी, सॉरी सी, मार्क एंटनी। 72 का आंसर है सी। When was Shaw's Arms and the Man published? देखो इसमें पब्लिश डेट पूछी गई है, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है ना वो पब्लिश डेट पूछी गई है, ना कि जो है इसमें सॉरी, ये मैंने सही लगा रखा था, मैंने लगाया था सही है, पब्लिश डेट पूछी गई है, ना कि इसमें जो परफॉर्मेंस डेट है। एक्चुअली ये परफॉर्म हुआ था 1894 में, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1898 में। तो 73 का आंसर है आपका बी। Who is the hero of अनीता देसाई's The Farewell Party? अनीता देसाई के फेयरवेल पार्टी 74 जो है दैट इज रमन। 74 का आंसर है आपका डी, रमन। Who is the poet addressing in the poem Leave This Chanting? Leave This Chanting जो उनकी पोएम है उसमें वो ट्रेडिशनल वर्शिपर्स को, दैट इज बी। 75 का आंसर है बी। Who was the leader of pre-Raphaelite Brotherhood? 76 जो pre-Raphaelite Brotherhood है, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, इसका सही आंसर है आपका डी, जी रोजेटी। ए, याद करो मैं बीच बीच में ये भी बता दी थी, इन्होंने ब्लेस्ड जेमोजेल लिखी है। ए। Who is called the chocolate cream soldier? आर्म्स एंड द मैन में चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जाता है ब्लंशली को। 77 का आंसर है डी। सोनेट इज अ पोएम, कितना साधारण क्वेश्चन, सोनेट इज अ पोएम। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन कभी मैंने अपने स्टूडेंट से पूछे या यूट्यूब पे मैंने करवाया, तो एक आए थे भैया, कहते हैं भैया या बहन जो भी थे, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लो आ गए, क्या कर ले अब इनका, आ गए। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की ये पोएम है। By writing dramas like All for Love, Dryden made his name in, Dryden ने रेस्टोरेशन पीरियड में जब पुनः जो है स्थापन हुआ था, तो दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड। बी। 79 का बी। ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, देखिए वो ट्रांजिशनल फेज था रोमांटिक और जो नियो क्लासिकल एज के बीच का, तो वो एज ऑफ ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशनल पोएट, संक्रमण काल के पोएट कहलाते हैं। तो 80, ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, डी, एज ऑफ ट्रांजिशन। Find the correctly spelt word, that is CALIENATE, alienate. With reference to the letter writing, which of the following expressions is correct? देखो ऐसे भी आ गए, yours sincerely, तो ये yours sincerely है, ये that is C, YOURS, S छोटा, sincerely, that is C. Who has written the following line? I may assert eternal providence and justify the ways of God to men. Paradise Lost की line है, that is A, John Milton. द पीरियोडिकल एसे को पीरियोडिकल एसे क्यों कहा जाता है? तो ये पढ़ाते हुए एडिसन एंड स्टील वाले, पब्लिश्ड इन मैगजीन्स एंड जर्नल्स जो पीरियोडिकली आते थे। तो 84 का आंसर है बी, पब्लिश्ड इन मैगजीन्स एंड जर्नल विच अपीयर्ड पीरियोडिकली, बी। द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो सेकंड कमिंग, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिपीट हो गया है, सेकंड कमिंग से लिया गया, मतलब इतने सारे वर्क्स में से इनको क्वेश्चन रिपीट करने का समय मिल गया। देखिए दैट इज बी, द सेकंड कमिंग। हु इज द राइटर ऑफ द एसे, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, वाह वाह वाह। अब मेरे स्टूडेंट यू पूछ रहे थे मैडम ड्रीम चिल्ड्रन को ये भी कह सकते हैं और वो भी कह सकते हैं, दैट इज चार्ल्स लैम्ब। वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसको इस मार्क पे मत जाइएगा,
जवाहरलाल नेहरू ने कहा लिखी थी? एंड दैट इज अहमदनगर फोर्ट प्रिजन। सही जवाब उसमें ठीक लगा हुआ था, दैट इज अहमदनगर फोर्ट प्रिजन। जेल से लिखी थी ना। हाँ जी। उसके बाद है आपका द एल्डर सिस्टर इन कमला मार्कंडेय नॉवेल्स टू वर्जिन्स रन आफ्टर। देखना टू वर्जिन का वो भी दे रखा है, दैट इज अ फिल्म डायरेक्टर। 88 का आंसर है आपका ए, अ फिल्म डायरेक्टर। नियो क्लासिकल एज में विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ पोइट्री? तो पोप ने जो है हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बनाया था, एंड दैट वाज हीरोइक कपलेट। The idiom given below is followed by some alternatives. Choose the one which best expresses. To save one's face, इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है to evade disgrace, यानी कि शर्म से बचा, खुद को जो है ह्यूमिलिएशन से बचाना। तो to save one's face का आंसर है to evade disgrace, that is D. द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर्स फॉर हिज पर्पस। ये लाइन मर्चेंट ऑफ वेनिस में किसने बोली है? ये लाइन मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये बोली गई है एंटोनियो के द्वारा, दैट इज सी एंटोनियो। एंटोनियो के द्वारा ये लाइन बोली गई है। हाउ मेनी हीरोज डज द नॉवल जोसेफ एंड्रयूज? अब जिन्हें सतही नॉलेज होगी, या जो मेरे भी स्टूडेंट जिन्होंने गलती करी होगी, जोसेफ एंड्रयूज की पूरा जो टाइटल भी है ना, अगर आप टाइटल पढ़ो जोसेफ एंड्रयूज का, मैं आपको टाइटल पूरा पढ़ के बताती हूँ। जोसेफ एंड्रयूज का फुल जो है टाइटल जो है, देखो जोसेफ एंड्रयूज का फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। तो इसमें जो है ना, इन्होंने ये क्वेश्चन थोड़ा डाइसी हो गया, इसका दो हीरोज है, देयर आर टू हीरोज, एक है पार्सन एडम्स हैं और एक जोसेफ एंड्रयूज हैं। तो दो मतलब, अब वो क्या मानते हैं मैं नहीं, लेकिन इसमें मैंने जो ये चीज बताई है वो इसके टाइटल को देखते हुए है, द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। तो यहाँ पे दो जो है वो मैंने मेरे हिसाब से, अब देखो आंसर की में क्या रहता है। Which of the following novels is not written by Charles Dickens? जोसेफ एंड मतलब ये देखो, मेरे जब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते थे, मेरे स्टूडेंट्स को याद भी होगा, तो हम बहुत बहुत हंसते थे ऐसे, कि जब मैं ऐसे क्वेश्चन कराती थी, मैं कहती आ गया सबसे मुश्किल क्वेश्चन। तो ये जोसेफ एंड्रयूज जो है वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। द वर्ड स्मॉग इज मेड ऑफ टू वर्ड। स्मॉग स्मोक और फॉग से मिलके बना है। द आंसर इज बी, स्मोक एंड फॉग। द आंसर इज बी, स्मोक एंड फॉग। द प्ले ऑल फॉर लव एंड्स विद अ स्पीच बाय। ऑल फॉर लव जो खत्म होता है ना, वो स्पीच खत्म है सेरेपियन, जो प्रीस्ट है उसकी स्पीच पे खत्म होता है। द आंसर इज ए, सेरेपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। मेरे स्टूडेंट ने इस पे निशान भी लगा रखा है, द कर्फ्यू टोल द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये है आयम्बिक पेंटामीटर, 10 syllables. The mocking poetry which has all the epic dignity of form and idiom of which the author is capable. तो ये जो है मॉकिंग पोइट्री और एपिक डिग्निटी, उससे पता चल रहा, मतलब मॉक एपिक पे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। 97 का सी है। व्हाट इज द थीम ऑफ कमला मार्कंडेयस टू वर्जिन्स? टू वर्जिन्स को अगर आप देखें, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर भी है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन भी है, सब कुछ है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट? दे के साथ हैज लगा दिया, मतलब मैं खुद सोच रही हूँ पेपर बनाने वाले ने भी क्या पेपर बनाया है। दे हैज नॉट बीन, हैज दे रिटन इन, तो डज ही लुक्स लाइक, तो इसका सही आंसर सी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही है। तो 99 का आंसर है आपका सी। हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन? और दैट इज आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, प्रॉस्पीस की लाइन है, और ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग, दैट इज सी। इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द प्रेजेंस ऑफ लिसनर इज, लिसनर जो होता है ना वो एक इम्प्लिसिट होता है, यानी कि होता है शांत बैठा रहता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है उसमें। तो द आंसर इज सी, इम्प्लिसिट। शेक्सपियर हैज रिटन अबाउट विदाउट रूल्स, ही नेग्लेक्टेड द लॉज ऑफ प्रोप्राइटरी। ये किसने कहा है? और ये शब्द हैं सैमुअल जॉनसन के शब्द हैं। शेक्सपियर हैज रिटन विदाउट रूल्स, तो ये दैट इज सी, सैमुअल जॉनसन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका बहुत सिंपल सा है,
विद, टुगेदर विद जब लगा होता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो 1+1 इज इक्वल टू 2 ना होके 1+1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो न्यूली इलेक्टेड लीडर, टुगेदर विद के पहले यही आ रहा है, तो यही हमारा सब्जेक्ट है, तो वॉज होगा। द आंसर इज ए। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस, तो ये उसका आंसर ए होगा। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन स्कूल। ए, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन स्कूल, दैट इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हीरोइक प्ले ऑफ ड्राइडन। तो ये मैं आपको इस वाले में बताना चाहूंगी, इनमें से कौन सा हीरोइक प्ले नहीं है। तो इसमें से जो सही जवाब है द इंडियन एम्परर, ऑल फॉर लव, टायरेनिक लव, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपके हीरोइक प्ले हैं। इसका सही जवाब है सी, द स्पेनिश फ्रायर। ये ट्रेजी कॉमेडी मानी जाती है, तो ये नहीं है। ठीक है जी। Who composed the following lines? Yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world. ये लाइन जो है वो यूलिसिस की लाइंस हैं, तो ये आंसर है आपका, दैट इज ए। द आंसर इज ए, एल्फ्रेड टेनिसन। चीनवाइश में देखो फिर आ गया, थिंग्स फॉल अपार्ट डिपिक्ट्स विच प्री कॉलोनियल लाइफ इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ नाइजीरिया। तो इसका आंसर है आपका, दैट इज ए, साउथ ईस्टर्न। दैट इज ए, साउथ ईस्टर्न। ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस किस प्रकार का जो है वो सोनेट है? दैट इज पेट्रियार्कन सोनेट। 108 का ए है, पेट्रियार्कन सोनेट। शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी, शेक्सपियर की पहली रोमन ट्रेजेडी जो है वो इनमें से जो है वो टाइटस एंड्रोनिकस है। वो देख के ही कोई पता लगा सकता है कौन सी है। विच टाइम पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड? 1660, दैट इज सी, 1660। हैरल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी हैज आल्सो बीन कॉल्ड, बर्थडे पार्टी को कॉमेडी ऑफ मैनेस कहा जाता है, दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनेस, सी। ये अभी हमने लास्ट जो पेपर करा था उसमें करा भी था ये वाला। ही डेड टू द बर्थडे पार्टी यस्टरडे, यस्टरडे आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो केम आएगा। ही केम टू द बर्थडे पार्टी यस्टरडे। उसके बाद ये फिर मैंने बहुत सुंदर वो फोटो खींची है। विद विच प्ले डिड गोल्सवर्दी बिगिन हिज ड्रामेटिक करियर? With which play? तो आंसर इज डी, द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ ट्रेजेडी इज टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ। तो ट्रेजेडी का जो पर्पज होता है वो होता है, दैट इज कैथारसिस, परगेशन ऑफ फीलिंग, दैट इज सी, कैथारसिस। हु इज द लीड फीमेल कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक? भाई देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है। दैट इज ए, बेलिंडा। That is A, Belinda. Arrange the following plays in the correct all for love. ये देखो, ये हाँ मैंने ये लिखा भी है, that is 16, यहाँ पर ये मैंने लिखा था इसको 1672, 1923, 1947 और 1922। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ये होगा, ए होगा। यानी कि सबसे पहले नंबर पे इसमें आएगा ऑल फॉर लव, दूसरे नंबर पे आएगा द हैरी एप, तीसरे नंबर पे आएगा इसमें सेंट जॉन, और लास्ट में आएगा इसमें ऑल माय सन्स। ये है इसका 19 इसमें 1672 16 इसमें इस तरीके से ना भाई, पहले नंबर पे तो ऑल फॉर लव आएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका फोर्थ नंबर द हैरी एप, फिर आएगा आपका सेंट जॉन, और फिर आएगा ऑल माय सन्स। ऑल माय सन्स लास्ट में आएगा। हमारा देश सदैव से प्रसिद्ध रहा है, इसका 117 का आंसर है बी, आवर कंट्री हैज ऑलवेज बीन ग्लोरियस। यही हो सकता है और कुछ होगा भी नहीं। हु इज नोन एज अल्फा ऑफ द प्लो? जो जिसका था दैट इज ए जी गार्डिनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, और अल्फा ऑफ द प्लो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद सोच रहे होंगे ये तो हम मिला ही चुके, अब और कुछ भी बता दो। ठीक है जी, तो इसका आंसर है बी, बस खत्म ही होने वाले हैं। मैंने कहा भाई जो मेरे इंतजार में बैठे उन्हें बता दूं ना। टी.एस. इलियट रिपीटेड यूज ऑफ गुड नाइट इन द वेस्टलैंड इज एन इको ऑफ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ये मैंने पढ़ाते हुए भी कई बार बताया था। हेमलेट में जो जब हेमलेट में से ये जो लाइन जो है ली गई है। अकॉर्डिंग टू बेकन राइटिंग मेक्स ए मैन, ये एग्जैक्ट मैन।
According to Bacon, writing makes a man exact. B. The Romantic Age was an age of imaginative sensibility. इसका सही आंसर है B. रेनेसांस रीच्ड इट्स ग्लोरियस फ्लावरिंग ड्यूरिंग. रेनेसांस के लास्ट का जो एलिजाबेथन एज के जो लास्ट का समय है उसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है. और ग्लोरियस फ्लावरिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी? एलिजाबेथन एज में. 122 का आंसर है सी, एलिजाबेथन एज. हु इज द अदर पोएट हुज पोएम्स आर पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स अपार्ट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ? ए, एस टी कॉलरिज. व्हाट इज द क्वाट्रेन? क्वाट्रेन 4 लाइन के स्टैंजा को बोलते हैं. 124 का आंसर है सी, 4 लाइन स्टैंजा. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कैन बी टर्म्ड एज ड्रामेटिक मोनोलॉग? हालांकि ये ब्राउनिंग के द्वारा नहीं लिखी गई है. जो ब्राउनिंग के द्वारा नहीं लिखी गई लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, क्योंकि वो इंटीरियर मोनोलॉग है. और ये जो है टी एस इलियट के द्वारा लिखी गई है. द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, दैट इज सी. हु वाज द ओल्डेस्ट एनिमल? Who was the oldest animal in George Orwell's Animal Farm? तो थोड़े से इसके ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, मेरे को ही नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इसमें फोटो मैंने ऐसी सड़ी हुई सी खींची है और ये मैं आप लोगों को बताती हूँ. देखिए इसके बारे में बताती हूँ. यहाँ पर ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. Who was the oldest animal in George Orwell's Animal Farm? तो इसमें जो है Old Major is described as the oldest and wisest animal on the farm, but the donkey Benjamin is explicitly stated to be the oldest animal on the farm in chapter 2. तो अभी यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आप ये देखिए ओल्डेस्ट एनिमल जो चैप्टर 2 में बोला गया वो बेंजामिन को बोला गया, लेकिन जब नॉवल की शुरुआत होती है तो उसमें बेंजामिन तो उसमें ओल्ड मेजर को कहा जाता है. ये किसको कंसिडर करेंगे? ये डाइसी है कि बेंजामिन को मानेंगे क्या ओल्ड मेजर को मानेंगे, क्योंकि जब नॉवल की शुरुआत होती है तो ओल्ड मेजर की डेथ हो जाती है, वो पिग था. और लेकिन चैप्टर 2 में कहा जाता है द ओल्डेस्ट एंड वाइजेस्ट एनिमल जो है वो बोला जाता है. ओल्डेस्ट एनिमल ऑन द फार्म जो कहा जाता है वो बेंजामिन को कहा जाता है. तो ये एक डाइसी क्वेश्चन है कि सी मानेंगे कि डी मानेंगे. ये है कि ओल्ड मेजर को मानेंगे या फिर बेंजामिन को मानेंगे. व्हाट डज द पोएट पी बी शेले ask the west wind to do for him? To spread my words among mankind. इसका आंसर है A, to spread my words among mankind. Jealousy is like a polished glass held to the lips when life is in doubt. तो ये जो है ये लाइन किसकी है? Who says this in All for Love? Jealousy is like a polished glass. ये अब ये जो है अब इसमें भी देखो यहाँ पर यहाँ पर मैं अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो इसको इसमें से ही देख लें. लेट मी चेक इट फर्स्ट. बुक में से ही देख लें.
बिलीव मी, डोला बोला। ये एलेक्सास का ही जो है इसका है, दैट इज ए एलेक्सास, जो इसमें दे रखा था और दैट इज ए एलेक्सास। व्हेन द choose the term that is used as a dramatic device when the character is talking to himself। तो डायलॉग, मोनोलॉग, सॉलिलकी या असाइड। तो चूज द टर्म दैट इज यूज एज अ ड्रामेटिक डिवाइस के रूप में जो यूज किया जाता है। तो ड्रामेटिक डिवाइस के रूप में व्हेन द कैरेक्टर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, जो जब कैरेक्टर खुद से बात करता है, तो सोलो और लोक्वा, जो खुद से बात करता है दैट इज सोलिलकी। तो इसका सही आंसर सोलिलकी होना चाहिए। और असाइड में जब बोलता है तो वो दर्शकों को बताने के लिए होता है। और इसमें मोनोलॉग भी दिया हुआ है, इसमें असाइड भी दिया हुआ है। और अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अब ये क्या मानेंगे, मैं देखिए फिर भी देखो, मोनोलॉग जो होता है ना, वो एक बहुत लंबा डायलॉग होता है, मगर उसमें आपका सुनने वाला कोई ना कोई होता है। जब लेकिन कैरेक्टर टॉकिंग टू खुद से बात करता है ना, तो सोलो सोलो मीन्स अकेला, लोको मीन्स होता है बोलना। तो खुद से बोलना दैट इज सोलिलकी। तो सही आंसर होगा इसका सी, 129 का सी। द वेस्टलैंड बाय टी.एस. Eliot is dedicated to Ezra Pound, that is B, that is B, Ezra Pound। The expression that one talent in the poem on his blindness refers to। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये बाइबल से लिया गया, बाइबल की एक कहानी है, पैराबल। तो ये जो टैलेंट वाली है, द आंसर इज सी, 131 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ये क्वेश्चन एफ है। क्योंकि द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट सैमुअल जॉनसन की है, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जेम्स बॉसवेल की है, लाइव्स आइजैक वॉल्टन की है, सारी है। तो ये क्वेश्चन एफ क्वेश्चन है, चारों सही है। अब कहाँ से नॉट करेक्टली मैच, एवरीथिंग इज मैच्ड। बताओ क्या करोगे, क्या करें बताइए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जो है द प्रिल्यूड की जगह प्रिल्यूड है, तो ऐसा नहीं है। ये तो सारी ही जो है एग्जैक्टली मैच्ड है। ठीक है जी, तो ये तो सारी ही जो हैं वो सही हैं। द प्रिल्यूड, लाइव्स ऑफ द मोस्ट, तो ये क्वेश्चन तो एफ क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, दैट इज एफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सारी सही है। अब एक और भी आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नॉट सूटेबल। नॉट सूटेबल है डायलॉग राइटिंग के लिए, सूटेबल क्या नहीं है, दैट इज डी, इनिशियली वी शुड राइट अ डायलॉग विद सम लैटिन एंड ग्रीक स्टेटमेंट्स। ये गलत है, लैटिन एंड ग्रीक स्टेटमेंट्स आप उसमें यूज नहीं करेंगे, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट, COMMI TTE, दैट इज सी, कमिटी। कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, करवाया भी था, और ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। बिसाइड्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली रॉब द पुअर चाइल्ड बट ऑल्सो मर्डर्ड हर, द आंसर इज ए। Which type of flower does Kapil fetch for Padmini? That is fortunate lady, that is fortunate, कुमुदनी के फूल जो होते हैं, fortunate lady, that is fortunate lady। What is the year of publication of Ashbey's masterpiece Things Fall Apart? तो that is 1958, that is 1958। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर इज फंडामेंटली अ स्टडी इन। अब मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ ने गोथिक लिटरेचर लगा दिया। इसका सही जवाब है द पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स। और पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स इसका सही जवाब इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्ट में चला जाता है। तो पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ द स्कारलेट लेटर, द आंसर इज सी। तो ऐसा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो हैं इसमें जो आपके थोड़े से घुमा रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका है सही आंसर है टेड यूज क्रोअलाइट्स, बाकी तो सारे गलत है ही। तो 139 का सी। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, ये है 12th नाइट की ओपनिंग लाइन है। द फर्स्ट नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस। अब इसमें फर्स्ट नॉवल जो चार्ल्स डिकेंस का है वो पिकविक पेपर्स है, दैट इज पिकविक पेपर्स। ठीक है, अब वो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इतने क्वेश्चन थे इनके पास देने को, भगवान जाने क्यों दिया।
ठीक है जी, चलिए अब इसका बस खत्म हो रहा है, उसके बाद बहुत चीज़ें और मुझे ये बतानी है। तो फर्स्ट नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस इज द पिकविक पेपर्स। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द थीम ऑफ एडोलसेंस। टू वर्जिन्स, द ग्रेप्स ऑफ रेथ, थिंग्स फॉल अपार्ट या एनिमल फार्म। ये दैट इज टू वर्जिन्स, कमला मार्कंडे की, दैट इज ए टू वर्जिन्स। Before writing a letter, the writer should have a clear idea of some facts. Which of the following is not appropriate in this regard? तो इसमें सही आंसर है सी, द बॉलीवुड डिक्शन। बॉलीवुड डिक्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, इंफॉर्मेशन और कंटेंट तो जरूरी है ही, बॉलीवुड डिक्शन की आवश्यकता नहीं, मतलब सामने से दिख रही है चीज। चूज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। इट इज बेटर टू स्टार्व देन बेग, तो इट इज बेटर टू स्टार्व देन बेग, तो इसका जो है आपका सही जो बैठता है, स्टार्विंग इज एज गुड एज बेगिंग, ये नहीं होगा। इट इज नॉट सो गुड टू स्टार्व एज टू बेग, टू इट इज नॉट सो गुड टू स्टार्व, That's not so good to as to beg, ये भी नहीं होगा। इट इज नॉट सो गुड टू बेग एज टू सर्व, उल्टा कर दिया था ना। तो ये आएगा आपका, इसका डी है इसका आंसर। What instrument was used to cut a lock of Belinda's hair? And that is C, scissors। सिजर्स ही है इसमें, सिजर्स है, वो थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि भाई ये कि काट जो है चक्कू से तो नहीं काटा था, और वो ऐसा होता ना कि अगर इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि अरे नाइफ से तो नहीं काटा था। हाँ जी, तो ये सिजर्स ही है। हु बिकेम द पोएट लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? एंड दैट इज ए, अल्फ्रेड टेनिसन, दैट इज ए। हाउ मेनी स्पीकर्स आर इन्वॉल्व इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर। द आंसर इज सी। दोपहर के समय सूर्य आग की गेंद की तरह लाल होता है। एट नून द सन इज लाइक अ रेड बॉल ऑफ फायर। ये द सन मतलब की तरह होता है, की तरह। तो एट नून द सन इज अ रेड बॉल ऑफ फायर मतलब मान लिया, तो की तरह के लिए हम लाइक लगाएंगे। एट नून द सन इज लाइक अ रेड बॉल ऑफ फायर, द आंसर इज बी। व्हाट एनिमल डज, अब ये क्वेश्चन एफ है, ये 149 क्वेश्चन गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि माइल्ड्रेड डगलस अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करती है। आपको किसी ने अगर जैगुआर बताया वो चैट जीपीटी का आंसर है, लेकिन वो सही जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे उसे किसी और कॉन्टेक्स्ट पे ले रखा है। ये सही जवाब है ही नहीं, क्योंकि जो इसमें एनिमल इमेजरी है वो यैंक जो है वो खुद को कंपेयर करता है, लेकिन माइल्ड्रेड डगलस किसी से कंपेयर नहीं करती, तो इसमें किसी से भी कंपेरिजन नहीं है। सो ये क्वेश्चन भी एफ है। दो क्वेश्चन तो बता दिए मैंने आपको, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत थी। हु इज द ओनर ऑफ द फर्म इन विच फोल्डर एज वर्किंग इन द प्ले? तो ये जेम्स हाउ है। तो यहाँ पर मतलब हाउ जो है वो कर रहे हैं। अब ये तो हुई आपकी यहाँ तक की बात। अब आप ये अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। अब मुझे अब बाकी आगे क्या बताना है? आगे जो है मुझे आपको ये बताना है क्या, हाँ, अब एक मुझे आपको यहाँ पर ये है, ये इसको मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ 15 गुना वाला चीज जो है। देखिए ये 9th वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको ये उसी में है, ये सारा जो है कम उसमें अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये 9th पॉइंट है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये है, और बड़ा कर देती हूँ अगर और बड़ा हो जाए, तो ये है आपका, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन 15 टाइम्स कैंडिडेट्स टू द, एक मिनट, 15 टाइम्स कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज शेल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ये पॉइंट मुझे आप लोगों को इसलिए बताना था। 9th पॉइंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्री, कि प्री के रिजल्ट आने के बाद जो कुल वैकेंसी है उसकी 15 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 15 गुना। तो इंग्लिश की जो वैकेंसी है वो है 633 जो है वो वैकेंसी है। 633 है ना मित? तो आप ये देखिए उसका कितना होगा, उसका 15 गुना जो होगा
कितनी वैकेंसी है? 633। सिक्स 653 है, तो 653 का 15 गुना कितना को? मेरा फोन दियो जरा, इतना अच्छा मैथ्स नहीं है ना मेरा। 653 जो है वो वैकेंसी है, तो 653 जो है उसमें उसका बैठता है, कैलकुलेटर से 15 गुना अगर बुलाए जाएंगे तो आप ये देखिए 653 का है 9795, यानी कि अब आप ये देखिए, अब मैं आपको एक एक करके इसका चीजें जो है वो बताना शुरू कर रही हूँ कि देखिए इसमें 653 जो है वो पोस्ट है, 653 पोस्ट है, और उसमें जो कैंडिडेट्स जो टोटल जो हैं वो बुलाए जाएंगे वो 15 गुना बुलाए जाएंगे, यानी कि 653 इंटू 15 इज इक्वल टू 9795 कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। इसका मतलब ये मान के चलिए कि प्री में 9795 कैंडिडेट। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि हाउ वाज द लेवल ऑफ दिस पेपर। द लेवल ऑफ दिस पेपर वाज मॉडरेट। अब मॉडरेट है, अब आप इसको मैच करिए, मॉडरेट है। 120 अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 120 सब्जेक्ट का मॉडरेट है। इवन जो जीएस भी आया है वो भी जो है वो मॉडरेट लेवल है। जीएस भी कोई बहुत टफ लेवल नहीं आया है, जैसा कि मैंने पूछा, भाई मुझे तो आता नहीं है इतना, लेकिन मॉडरेट लेवल का आया है। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का ये था कि भाई आपने कितना अटेम्प्ट करा, क्या चीज है क्या नहीं है, ये वाली बात। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 40% का क्राइटेरिया और 35% का क्राइटेरिया इसमें ये यहां पर है, यानी कि अगर आपका, आप ये मत मानिए कि 40% आ गए तो हम वो गए, 40% फॉर जनरल और 35% फॉर अदर्स जो है, तो इसका मतलब ये है कि कुल, पहली बात ये 150 प्रश्न का पेपर था, तो 150 में का 40% और 150 का 35%, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है वो आपके 150 में से 60 क्वेश्चन तो मैंडेटरी हैं जनरल वालों के लिए कि वो उनके सही होने चाहिए। उसके ऊपर क्या कट ऑफ बैठती है वो बात अलग है। इसी तरीके से 35% वाला जो है क्राइटेरिया 150 में से। अब जिन लोगों को ये लग रहा है यार हमने तो जीएस में जो है वो, हम तो जीएस में हमने क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करे और लोग कह रहे हैं जीएस का ये, देखो भाई 150 क्वेश्चन का पेपर था, ठीक है। उसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा था कि अगर आप जीएस नहीं करोगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा था, या तो लिखा होता तो बात थी। तो बेकार में लोगों को डराने की बात नहीं है। अब बात ये होती है कि 9,000 समथिंग 9795 पीपल विल जो है लोगों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पेपर का लेवल है मॉडरेट। चलिए, और सबसे अब एक और चीज आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोगों ने पेपर जो है वो छोड़ दिया। कुछ से ने छोड़ दिया कि भाई सेंटर दूर आ गए या परेशानी थी या जो भी था, और कुछ लोग पेपर देने गए, लेट हो गए, उनको लौटा दिया गया। तो आप ये मान के चलिए लगभग 50% भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, लगभग 50% जो है लोगों ने पेपर दिया है, 50% लोगों ने पेपर नहीं दिया। जबकि ये इतना बड़ा पेपर था, इसमें बहुत फॉर्म डले थे, लेकिन इसमें इतने लोगों ने पेपर नहीं दिया। तो अब आप ये मानिए कि भाई जिन्होंने पेपर दिया, तो व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर फॉर देम। अब आपको क्या करना है, अब होता क्या है कि लोग जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो नेगेटिव मार्किंग में दिक्कत हो जाती है। अब सबसे पहले आपको मैं एक सबसे पहले जो हम लोग लेट्स डिस्कस कि इन्होंने जो है जो पेपर है जो मैंने अपना ये बना रखा है, मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल है। डायरेक्ट फैक्चुअल लिटरेरी हिस्ट्री पूछी और उसमें से भी 2 क्वेश्चन उनके एफ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 100 जो आपके ये क्वेश्चन थे 120 में से 118 क्वेश्चन आपके ठीक है, और उसमें से भी एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन बैठ रहे हैं। अब वो क्या मानेंगे, तो इस तरीके से आप कुल मिला के कर लीजिए 3 के करीब क्वेश्चन, तो और एक चौथा क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव माना, वो क्या मांगते हैं, ये वाली चीज है। तो ये भी चीज आप ये भी देखा जाएगा। अब आपत्ति वगैरह डालनी होगी तो वो देखा जाएगा। तो बात ये है कि लेवल जो है वो यूपीएलटी लेवल से मतलब लो ही था, लेवल मॉडरेट लेवल था। ग्रामर ना के बराबर आई थी, बहुत कम आई थी। तो अब इसमें कौन जो लोग हैं वो जिन्होंने जिन्होंने जो गेस वर्क लगा रहे हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा, मैंने एक पूरा इसका वो बनाया है कि 9,000 के भाई इतनी सीट्स हैं, तो
अब मैं आपको इसका पूरा ये बताती हूँ। और 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको पूरा इसका जो मैंने बनाया है वो आपको बताती हूँ। देखिए, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली बात हमारा प्रीलिम्स केवल जो है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। मेंस के लिए बुलाए जाएंगे लगभग 9000 के 9795 लगभग इतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। सीट्स है 653। लगभग 50% ने कैंडिडेट्स ने पेपर छोड़ दिया है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। पेपर का लेवल मॉडरेट, ना बहुत आसान ना बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि अब ये जो हमारा ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, अब कट ऑफ जो है ना, देखो क्या रहती है, ये जो इतने लोगों ने पेपर छोड़ा ना उससे थोड़ा सा नीचे रहेगी, ठीक है। तो अगर इतने 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ को फालतू में बहुत हाई करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने गेस वर्क करा है नेगेटिव में, जिन्होंने क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट करे हैं, उनको छोड़ दो। तो पेपर मॉडरेट था, तो बहुत ये मान के चलो मॉडरेट भी होता है, बहुत इजी भी आता है ना, तो बहुत भाई कोई ये सोचे कि भाई हम तो 120 कर लेंगे 130 कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेड के कट ऑफ जो है, मैं भी मतलब एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि क्या रह सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग वाला है। वैसे मैं कभी इन चीजों पे बोलती नहीं हूँ, मगर इसमें मैं बोल रही हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने के हैं। जनरल के 80 से 85 जो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं हालांकि कभी से जब यूपी टीजीटी का था तो 95 प्लस मैंने बोला था, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लोगों ने पेपर नहीं छोड़ा था, केवल एक ही पेपर के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होना था, तो लोगों ने इतनी कम कट ऑफ वो कर दी। लेकिन अब मैं इसमें, क्योंकि ये सिर्फ फिल्ट्रेशन है 40% का वैसे भी उसमें लगा हुआ है, बहुत सारे लोग और भी बहुत गड़बड़ करके आए होंगे, तो 40% का इसमें 40% और 35% है, तो एक एक फिल्ट्रेशन को देखते हुए एक सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जनरल का 80 से 85 तक अगर आ रहा है तो ठीक है, सेफ स्कोर है। ओबीसी 75 से 80 तक, और एससी और 65 से 6 मतलब 65 70 और 60 से 65 एसटी का। तो अगर कट ऑफ इससे ऊपर गया तो क्राउड बढ़ जाएगा, वो नहीं होगा। तो लगभग जो सेफ स्कोर रहेगा 80 से 85 जनरल, 75 से 80 तक ओबीसी, और 65 से 60 तक जो रहेगा वो आपका एससी एसटी का रहेगा। तो यहाँ पर ये मान के चलिए, तो अब आप लगा सकते हैं कि आप कितने सेफ जोन में हैं, जो मुझे बताया गया था। अगर आपका सेफ स्कोर में आप बैठ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन था। अब आप लोगों को मेंस जो है वो मेन चीज तो मेंस ही है, ये तो केवल एंट्री थी जिसे खोल के आपको जाना था, और एंट्री लेवल आपने अब इसमें ये देखेगा। तो जो मैंने एक चीज बताई, अब देखो मैं उसको 100% तो वो नहीं करती, मगर जो मेरे हिसाब मुझे लगता है कि जनरल का 80 से 85 जो है वो 80 85 मेरे हिसाब से एक एक सेफ स्कोर है। और ओबीसी का जो है वो आपका दैट इज 75 से 80, ये मेरे हिसाब से, और 60 65 ये मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं करेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और जीएस भी है और इसमें है, तो इतना ही स्कोर जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि 15 गुना लोग जो हैं वो बुलाए जाएंगे और एब्सेंट भी काफ़ी थे। तो वो देखते हुए अगर इससे मतलब कट ऑफ जो है मान लीजिए अगर काफ़ी वो कर दिया तो क्राउड बढ़ जाएगा, वो अथॉरिटीज़ नहीं चाहती हैं। तो बस मुझे आज इतना ही कहना था। आई होप कि आपको मैंने 15 गुना और ये आंसर की तो बता ही रहे हैं लोग अपना मैं कभी कट ऑफ बोलती नहीं हूँ, मगर आज मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक एनालिसिस करके मैंने जो है बोला पेपर का कि किस तरीके से हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं है मैं सही हूँ, मगर फिर भी मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है। और ये आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने पढ़ाते हुए सिंपल, ईज़ी, सिंपल, डिफ़िकल्ट सभी तरह के क्वेश्चन कराए हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने 1-2 पेपर ही थे जो बहुत हार्ड लेवल के कराए थे, बाकी उन्हें मॉडरेट और इस तरीके का था। क्योंकि कहीं न कहीं ये होता है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक फ़िल्टर होता है। अब बात तो मेंस की है। चलिए अब बाकी इंतज़ार करिए आंसर की का और रिज़ल्ट आने का।
चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। और जीएस के क्वेश्चन तो आप कहीं और से भी चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद शेयर करिएगा कि आपका स्कोर क्या बैठ रहा है।